तीन चरों के विशेष युगपत समीकरण एवं उनका हल। इसमें हमने अभी तक विभिन्न प्रकार के समीकरणों का हल किया है। आज हम हल करेंगे ऐसे समीकरण जब जो समीकरण उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो, जिसमें कुछ पद उभयनिष्ठ के रूप में रहेंगे, कुछ पद उभयनिष्ठ के रूप में रहेंगे, या जिसको हम उभयनिष्ठ के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। इस प्रकार के सवालों का हम अभी हल देखेंगे। तो मैं पहला एक सवाल लेता हूं। हल कीजिए x + 3 × y + 5 = 24, y + 5 z + 7 = 48, z + 7 x + 3 = 32। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा प्रश्न है, ये तीन समीकरण हमको दिए गए हैं, इसका हमें हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना है, इसका मतलब यह है कि x, y, z के ऐसे मान हमें ज्ञात करने हैं, x, y, z के हमें मान ज्ञात करने हैं जो ये समीकरणों को संतुष्ट करेगा, वही इस समीकरण का हल होगा, वही समीकरण का हल होगा। ये प्रश्न है, इसको हम यहीं से हल स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं, यहाँ से हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ये तीन समीकरण हमें दिए गए हैं। अब इस प्रकार के सवालों को हम, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करें? अभी तक हमने देखा है युगपत समीकरण में जो सवाल हैं उनको हम अलग अलग तरीकों से हमने हल किया है। इसके लिए कोई एक विशेष या एक सामान्य विधि नहीं है कि उससे सभी को हम एक ही तरीके से हल करें, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न रहते हैं, जो जैसा उसमें स्थिति दिया रहता है, उसके आधार पे उन प्रश्नों को हल किया जाता है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है हमको x, y, z का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करें? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में दिया है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ है। जैसे देखिए, आप देखिए यहाँ पे x + 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ भी है, पहले में भी है, और कहाँ पे है? तीसरे में है। उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हमने यहाँ पे लिखा है कि जब समीकरण उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दिए हो, ये वाला टॉपिक चल रहा है, अथवा परिवर्तित किया जा सके, या उसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में परिवर्तित कर सके, तो वैसे प्रश्न भी हम देखेंगे। तो अभी जो प्रश्न है उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हमारे पास प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न हमारे पास होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये जो तीनों समीकरणों को आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तीनों समीकरणों को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तीनों समीकरणों को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में गुणा करने पर समीकरण 1, 2 और 3 को आपस
में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर इन तीनों समीकरणों को आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 इंटू, ये देखिए अब हम, ये पहला समीकरण हो गया। जब दो समीकरणों को हम आपस में गुणा करते हैं तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से गुणा करते हैं, राइट हैंड को राइट हैंड से गुणा करते हैं। y प्लस 5 z प्लस 7 इंटू z प्लस 7 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 इंटू 48 इंटू 32 इंटू 32। हमने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से गुणा कर दिया, राइट हैंड को राइट हैंड से। x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 टू जेड प्लस 7 इंटू जेड प्लस 7 जेड प्लस 7 इंटू x प्लस 3, 24 इंटू 48 इंटू 32। यहाँ पे हम देखते हैं x प्लस 3 दो बार है, 2 टाइम्स है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो सब में क्या होगा, घात 2 लग जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि x को हम 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है। ये सभी ये दो बार है, सभी ये जो गुणनखंड है 2 बार है, तो ये इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा implies that x प्लस 3 होल स्क्वायर y प्लस 5 होल स्क्वायर इंटू z प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम इज इक्वल टू, इसको हम गुणनखंड के रूप में, जैसे 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 4। 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं, बाद में जब हम इसका वर्गमूल आएगा तो हमको वर्गमूल निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम एक साथ पूरे सबको गुणा कर दें, उसके बाद एक बहुत बड़ी राशि आएगी और फिर उसका वर्गमूल निकालना है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम पहले इसको गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। और ये 48 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 8, 6 8 48, और 32 को लिखते हैं हम 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, ताकि हम इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकें। क्योंकि यहाँ पे जब इधर हम वर्गमूल लेंगे तो इसका हम इजीली हम वर्गमूल इसका ज्ञात कर लेंगे, और पूरे को गुणा करके निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, और फिर बहुत बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने में थोड़ा हमको ज़्यादा समय लगेगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड प्लस 7, सभी में स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है, तो हम इसको या तो आप ऐसा भी लेके चलिए, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर का स्क्वायर हट जाएगा, और इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, ये 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पक्षों में हमने वर्गमूल लिया। जब वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
implies that x plus 3 into y plus 5 z plus 7 is equal to plus minus ये पेयर में से हम एक लेंगे। जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, जब किसी संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी में से हम एक लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 4 की जोड़ी बन गया, यहाँ पे 6 की जोड़ी बन गई, 8 की जोड़ी बन गई। ये हो जाएगा 4, एक जोड़ी में से एक लेंगे वर्गमूल के लिए, 4 गुणा 6 गुणा 8 implies that x plus 3 into y plus 5 into z plus 7 is equal to, और आप जानते हैं वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों चिन्ह लिया है। और हम, हालांकि इस बात को मैंने पहले और बताया है कि हम वर्गमूल का चिन्ह धन और ऋण हम दोनों पक्षों में लगा सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम एक ही तरफ लगाते हैं। हम जो अचर राशि है, जो संख्या है, जो अचर राशि है, उसके तरफ ही हम प्लस माइनस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। हम चाहे तो इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट सेम आता है, वही रिजल्ट आएगा, चाहे आप दोनों तरफ लगाओ या एक तरफ लगाओ। ये सबको अगर हम इंटू करेंगे, 6 चौंग 24, 24 गुणा 8, ये हमें मिलता है इज इक्वल टू प्लस माइनस 192। ये इसका जो गुणनफल आता है 192। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। x plus 3 into y plus 5 into z plus 7 is equal to plus minus 192। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 4 को हम बारी बारी से हम इन समीकरणों से भाग करेंगे। किन से भाग करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ x वाले, y वाले और z वाले तीनों प्रकार के पद हैं। तो जब इससे अपन भाग करेंगे, जैसे हम समीकरण 1 से भाग करते हैं, तो क्या क्या कट जाएगा, y प्लस 5 कट जाएगा, x प्लस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, केवल z वाले पद ही बचेंगे। फिर हम उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम समीकरण 4 को हम इन समीकरणों से भाग करेंगे, हाँ, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 में क्रमशः 1, 2 और 3 का भाग करने पर समीकरण 4 में क्रमशः 1, 2 और ये समीकरण है 1, 2 और 3 का भाग करने पर, 3 का भाग करने पर जैसे हम जानते हैं जब दो समीकरणों को हम आपस में भाग करते हैं तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से भाग करते हैं, राइट हैंड को राइट हैंड से भाग करें। अब देखिए यहाँ पे
जब हम समीकरण 4 में भाग करेंगे, समीकरण नंबर 1 का पहले भाग करते हैं। समीकरण 4 हमारा हो गया x + 3 इंटू y + 5 इंटू z + 7 इज इक्वल टू ±192। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड भाग होगा, राइट हैंड से राइट हैंड। ये डिवाइडेड बाई x + 3 इंटू y + 5, ये राइट साइड में ये हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 24, 192 डिवाइडेड बाई 24, 192 में 24 का भाग। ये जाएगा 8 बार में, ये जाएगा 8 बार में भाग चले जाएगा। ये इज इक्वल टू ±8, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए x + 3 से x + 3 कैंसिल हो जाएगा, y + 5 से y + 5 कैंसिल हो जाएगा, implies that z + 7 इज इक्वल टू ±8। अभी तक हमारा इक्वेशन कितने हो गए? हमारा इक्वेशन हो गया 4। अब इसको हम इक्वेशन नंबर देते हैं नंबर 5, नंबर 5। z + 7 इज इक्वल टू ±8। अब इसी प्रकार से अब हम समीकरण नंबर 4 को हम भाग करेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 4 को हम भाग करेंगे समीकरण नंबर 2 से। हमारा समीकरण नंबर 4 क्या है? ये हमारा समीकरण नंबर 4, x + 3 इंटू y + 5 इंटू z + 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 से भाग कर रहे हैं तो हो जाएगा y + 5 इंटू z + 7 इज इक्वल टू ±192 अपॉन 48 y + 5 से y + 5 कैंसिल हो जाएगा, z + 7 से z + 7 कैंसिल हो जाएगा, समान पद ऊपर नीचे से कट जाएंगे, आंसर और हर के समान पद। implies that x + 3 इज इक्वल टू ±192 को भाग कीजिए 48 से, तो ये आएगा हमारा 4 ±4, ये आएगा हमारा। ये हो गया हमारा। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 6, इसको हम समीकरण नंबर 6 देते हैं। अब इसी प्रकार से अब देखिए समीकरण 4 को जब अपन जिसको हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 3 से, तो क्या क्या कट जाएगा? z और x वाले पद कट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? y वाले पद मिलेगा। z और x वाला पद कट जाएगा, y वाला मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसी प्रकार से हो जाएगा y + 5, z और x वाले कट जाएंगे, y + 5 इज इक्वल टू ±192 अपॉन 32, 192 अपॉन 32, ये आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो ये हमें मिलेगा y + 5 इज इक्वल टू ±6। 30 × 180, 6 दूनी 12, 192 ±6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 7। अब इन समीकरणों को हम आपस में हल करेंगे।
समीकरण 5, 6 और 7 को हल करने पर समीकरण 5, 6 और 7 को हल करने पर तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस का साइन है, तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा जैसे z प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह। ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन जब लेते हैं z प्लस 7 इज इक्वल टू 8 और इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ये हो गया, प्लस साइन लेने पे हमें मिला z इक्वल टू 1, माइनस साइन लेंगे तो हमें मिलेगा z माइनस 7 इज इक्वल टू 8, z इक्वल टू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। तो z का मान हमें 1 और 15 प्राप्त हुआ। z का मान हमें सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, यहाँ पे z प्लस 7 इज इक्वल टू, माइनस साइन ले रहे हैं तो माइनस 8 हो गया यहाँ पे, z इक्वल टू माइनस 8 माइनस 7, z इक्वल टू माइनस 15, z इक्वल टू माइनस 15। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लेंगे x के लिए, जब हम लेंगे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 मिलेगा, और जब हम माइनस साइन लेंगे तो -4 -3 ये हमें -7 मिलेगा। 1 और -7 x के लिए, एक बार आप प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस लेंगे तो 4 प्लस का 4, 4 में 3 घट जाएगा 1 आएगा, और माइनस में -4 -3 -7 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम y के लिए देखते हैं, y के लिए हो जाएगा प्लस साइन लेंगे तो 6 - 5 तो ये 1 मिलेगा, और जब हम माइनस साइन लेंगे तो -6 -5 -11 मिलेगा। y इक्वल टू 1 एंड -11, y का मान 1 और ऋण 11। x का मान हमारा प्राप्त हुआ, x बराबर 1 और ऋण 7, y का मान हमें प्राप्त हुआ 1 और ऋण 11, और z का मान हमें प्राप्त हुआ 1 और ऋण 15। तो ये मान हमें प्राप्त हो चुका है, इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम। xy प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 23। क्वेश्चन नंबर 1, xz प्लस x प्लस z इज इक्वल टू 41। क्वेश्चन नंबर 2, yz प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब जरा इस समीकरण को हम देखते हैं। इस समीकरण
में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिया है। आज का हमारा टॉपिक में हमने क्या लिया है, युगपत समीकरण का हल जब समीकरण उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दिए हों। तो ये वाला सवाल हमने लिया पहला, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनफल के रूप में दिए गए थे। अब उसके बाद क्या इसमें है, अथवा परिवर्तित किया जा सके। समीकरण है लेकिन उस रूप में नहीं दिया है, गुणनखंड के रूप में, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं दिया है, उसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न ये है। तो हम क्वेश्चन इसका हल प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ से प्रश्न से ही ले लेता हूँ हल, यहीं से हम हल स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड हम बनाएंगे। इसके लिए हम पहले हम लेते हैं समीकरण एक के दोनों पक्षों में हम एक जोड़ते हैं। समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक हम क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में परिवर्तित हो सके। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक जोड़ता हूँ तो y+1 हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, इन दोनों पदों में से x कॉमन निकालते हैं तो ये y+1 बचेगा यहाँ पे, और ये y+1, दोनों में से y+1 कॉमन निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम एक जोड़ रहे हैं। तो ये कितना जोड़ना है, ये क्वेश्चन के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे हो सकता है किसी इक्वेशन में 2 जोड़ना पड़े, कहीं 5, कहीं पे 7। तो परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग जैसे क्वेश्चन का सिचुएशन रहता है, उसके हिसाब से हमको वहाँ पे कुछ कभी जोड़ना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, वो हम जानते हैं कि जब किसी समीकरण में अगर एक पक्ष में हम जितनी राशि जोड़ेंगे उतनी राशि हमें दोनों पक्षों में, उतनी राशि हमें दूसरे पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो समीकरण बैलेंस रहेगा। तो ये हो जाएगा xy प्लस x प्लस y+1 इज इक्वल टू 23 + 1 इम्प्लाइज दैट ये 2 के पेयर है। पहले 2 पदों में से x कॉमन निकल जाएगा, पहले 2 पदों में से x कॉमन निकल जाएगा। x कोष्टक में y धन 1, यहाँ पे 1 बचेगा, इनमें से कॉमन हम 1 निकालते हैं, 1 निकलेगा कॉमन यहाँ से, y+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, y+1 कॉमन निकलेगा, y+1 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। y+1 x+1 इज इक्वल टू 24, y+1 x+1 इज इक्वल टू 24, ये 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी हम एक जोड़ेंगे, यहाँ भी एक जोड़ेंगे दोनों पक्षों में, समीकरण नंबर 2 में और समीकरण नंबर 3 में, यहाँ भी हम एक जोड़ेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में। अब देखिए, आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे ये x और y वाला पद है, x और y वाला पद है, हमें क्या मिला, y+1 और x+1 मिला, और ये हमारा कौन सा वाला पद है, x और z वाला पद है। तो ये उसी प्रकार से z और क्या मिलेगा, z और x के पद मिलेंगे। यहाँ पे y और z वाला है, तो y और z के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे। तो इसको हम
पूरा और प्रक्रिया को हम ना अपनाकर हम सीधा लिखते हैं इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। ये हो जाएगा हमारा z+1 इंटू x+1। अब यहाँ पे एक जुड़ेगा तो 41 में एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 42। इसको हम समीकरण नंबर लेते हैं 5। ये y और z वाले पद हैं तो ये हमें मिलेगा y+1 इंटू z+1 और एक बढ़ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा हमारा 28। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 6। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। अब ये जो समीकरण है ये हमारे इस रूप में आ गए। ये जब समीकरण उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में दिए हों, पहले जो सवाल हमने हल किया उस रूप में आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आ चुका है। ये जो हमारा समीकरण उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे x+1, यहाँ भी x+1 उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे z+1, इधर भी z+1, y+1, y+1। ऐसे परिस्थिति में समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में किया, इसके जस्ट पहले सवाल में, ऐसे स्थिति में हम तीनों समीकरणों को आपस में गुणा कर देते हैं। तीनों समीकरणों को आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण हमारा बन गया है, ये 4, 5, 6 जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 4, 5 और 6 को आपस में गुणा करने पर समीकरण 4, 5 और 6 को आपस में गुणा करने पर आपस में गुणा करने पर तो आप देख रहे हैं कि जब गुणा करेंगे तो x+1 ये 2 बार आएगा, y+1 ये 2 बार आएगा, z+1 ये भी 2 बार आएगा, सब 2 बार आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, इस तरीके से हम लिख सकते हैं x+1 इंटू y+1 इंटू z+1 ये होल स्क्वायर। क्योंकि सब इसको मैं सीधा लिख दिया हूँ, क्योंकि सब गुणा होगा तो 2 सब भी स्क्वायर आएगा, सभी 2 बार हैं। अब ये हो जाएगा हमारा राइट साइड 42 इंटू 28 इंटू 24, 24, 42 और 28। अब जब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, हम सामान्य रूप से ये बोल देते हैं कि इधर स्क्वायर हटाए इधर वर्गमूल लग गया। एक्चुअल में होता क्या है, हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं। जब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि ये x² का जब वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो हम जब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा implies that x+1 y+1 z+1 is equal to plus minus under root 42 into 28 into 24।
अब यहाँ पे हमें वर्गमूल ज्ञात करनी है इधर राइट साइड की जो संख्याओं का। तो सीधा इसको अगर हम इकट्ठा आपस में गुणा कर दें, एक बड़ी संख्या प्राप्त होगी, फिर बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना, फिर उसमें हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो हम इसको, इन संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। जैसे देखिए, implies that x plus 1, y plus 1, z plus 1 is equal to plus minus अंडर रूट 42, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 6, 7 6 42, 28, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 4, 24, 24, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 4। इस तरीके से हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। ऐसा लिखने से हमें पेयर प्राप्त हो रहा है, जोड़ी प्राप्त हो रहा है समान संख्याओं का। जैसे ये देखिए, ये 4 की जोड़ी हमें मिल गया, ये 6 की जोड़ी हमें मिल गया, ये 7 की जोड़ी मिल गया। और हम जानते हैं जब हम किसी संख्या का गुणनखंड विधि से जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो जैसे पहले मैंने बताया था कि हम दो का समूह बनाते हैं समान संख्याओं का, उसमें से एक लेते हैं, एक एक लेके वापस में उसको गुणा करते हैं। समान संख्याओं को जोड़ी, और जोड़ी में से एक एक लेके उसको आपस में हम गुणा करते हैं। जैसे ये देखिए, ये 4 में से हम एक लेंगे, जोड़ी में से एक लेंगे, ये 6 में से हम एक लेंगे, फिर हम ये 7 में से हम एक लेंगे, फिर उनको आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, implies that x plus 1 into y plus 1 z plus 1 is equal to plus minus 4 into 6 into 7, 4 गुणा 6 गुणा 7, ये होता है हमारा, ये गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 24 गुणा 7, ये हमें प्राप्त होगा 168, 24, 6 चौक 24 गुणा 7, 28, 2, 14 और 2 16, implies that x plus 1, y plus 1, z plus 1 is equal to plus minus 168। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा नंबर 7, समीकरण नंबर 7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 7 को हम बारी बारी से समीकरण 4, 5 और 6 से भाग करेंगे। तो जो समान पद है आपस में कट जाएंगे, 2 गुणनखंड कट जाएगा, तीसरा बचेगा, वहाँ से हम वो अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 7 में क्रमशः समीकरण 4, 5 और 6 का भाग करने पर, समीकरण 7 में क्रमशः समीकरण 4, 5 और 6 का भाग करने पर, 6 का भाग करने पर, 6 का भाग करने पर जब हम समीकरण नंबर 7 में जब हम समीकरण 4 का भाग करेंगे, आप जान चुके हैं भाग की विधि, समीकरणों को कैसे भाग किया जाता है। हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को भाग करते हैं, राइट हैंड को राइट हैंड से। तो जब हम यहाँ पे समीकरण नंबर 7 में जब हम समीकरण नंबर 4 का भाग करेंगे तो कौन कौन से पद कटेंगे, कौन कौन से गुणनखंड कट जाएंगे, y कटेगा और
x कटेगा, y और x कट जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, y और x कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा z प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 168 डिवाइडेड बाई 24, 168 डिवाइडेड बाई 24। ये वन 168 में जब हम डिवाइड करेंगे 24 का तो ये कितने बार में भाग जाएगा, ये जाएगा भाग हमारा 7 बार में। z प्लस 1 इम्प्लाइज दैट z प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, z प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। चौबीस गुणा 7 चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 7 बार में जा रहे हैं। अब जब हम समीकरण नंबर 7 को हम समीकरण नंबर 5 से भाग करेंगे, समीकरण नंबर 5 से भाग करेंगे, समीकरण नंबर हम 5 से भाग करेंगे तो हमें ये z प्लस 1 और x प्लस 1 वाले पद कट जाएंगे, z और x वाले पद कट जाएंगे। क्या मिलेगा हमें, y प्लस 1, y प्लस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 168 डिवाइडेड बाई 42, 168 डिवाइडेड बाई 42। ये कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये भाग जाएगा 4 बार में। अब हम समीकरण नंबर 7 में भाग करेंगे समीकरण नंबर 6 का। जब हम समीकरण 6 का भाग करेंगे तो y और z वाले पद कट जाएंगे, y और z वाले पद कट जाएंगे। क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा x प्लस 1, x प्लस 1 इसको हम समीकरण का नाम दे देते हैं, इसको भी 7 तक हुआ है, इसको हम रख देते हैं 8 और ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हमारा मिलेगा y और z वाले पद कटेंगे, y और z वाले, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 168 में हम भाग करेंगे, 168 में 28 का भाग करेंगे तो ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा प्लस माइनस 6, ये नंबर हो जाएगा 10, 6 बार में। अब इन तीनों समीकरणों को हल करके 8, 9 और 10 को हल करके हम ये जो अज्ञात राशि है x, y, z का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 8, 9 और 10 को हल करने पर समीकरण 8, 9 और 10 को हल करने पर तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन में हम कर चुके थे, एक बार हम लेंगे प्लस साइन लेंगे और एक बार हम लेंगे माइनस साइन लेंगे, एक बार हम प्लस साइन और एक बार माइनस साइन
तो ये हो जाएगा, जब इसमें प्लस साइन लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 8 से, हो जाएगा z इक्वल टू, प्लस साइन लेंगे तो 7 में से 1 घटेगा, 6 आ जाएगा। और जब हम माइनस साइन लेंगे, जब हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो हमें मिलेगा ये 7 माइनस का 7 और ये -1, -8 मिलेगा हमें। माइनस क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, 6 और -8 मिलेगा। अब हम इसको लेते हैं, 9 को लेते हैं, इसको लेते हैं तो हमें एक मिल जाएगा। जब प्लस साइन लेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू, 4 में 1 घट जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा 1 इधर, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। और जब हम माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पे हमें -4 -1, तो ये हो जाएगा -5 मिलेगा। अब हम जब समीकरण नंबर 10 को हल करेंगे, ये प्लस साइन जब लेंगे, प्लस साइन जब हम लेंगे तो 6 में से 1 घटेगा, पक्षांतर हो जाएगा 1 का इधर, तो चिन्ह बदल जाएगा, 6 में 1 का तो ये हो जाएगा 5। और जब हम माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा, ये -6 और 1 इधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा -1, तो ये हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू -7। ये हमारा तीनों जो इक्पत समीकरण जो दिया गया था उसका हल हो गया। x y z का मान हमें प्राप्त हो चुका है, ये समीकरण का हल हमें ज्ञात हो चुका है। ये इस पे पहले हमने क्या किया, पहले इसमें हमने ये जो समीकरण है उभयनिष्ठ के रूप में नहीं दिया था, उसमें हमने ये देखा कि अगर हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया हमने, जब हमने दोनों पक्षों में 1 जोड़ा तो उसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त होने लग गए, प्राप्त हुए हमें। तो सभी में वही प्रक्रिया थी, जैसे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में और समीकरण 3। और जैसे हमने उसमें 1 जोड़ के हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त किया, तो उन समीकरणों को हम पहले जो सवाल जो हल किए थे उसी की तरह हमने हल कर लिया। तीनों समीकरण को आपस में हमने गुणा कर दिया, आपस में गुणा करने के बाद फिर उसमें हमने बारी बारी से क्या किया, उसको भाग किया। भाग करने के बाद हम ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, और इन समीकरणों को फिर हम हल करके ये x y z का मान हम ज्ञात कर लिए। तो इसी के साथ आज का हमारा यह कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।